हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो हमारी कंडेंस मैटर फिज़िक्स पर बेस्ड है, जिसमें हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम सॉलिड के बारे में देख लेते हैं। हमारे यूनिवर्स में जो मैटर है वो 5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो पहले हम बात करेंगे सॉलिड की। सॉलिड क्या होता है? जो हमारे रिजिड होती हैं, ठीक है। रिजिड ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो हमारे सॉलिड होंगे, जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिसमें हाई होगी और इंटरप्लैनर स्पेसिंग जिसमें काफ़ी ज़्यादा लो होगी, ठीक है। तो और ये इसमें जो हमारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। बहुत कुछ ज़्यादा ही पास होते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। कुछ इस तरह से होते हैं हमारे सॉलिड में, ठीक है। इस तरह से हमारे जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बाइंडेड होते हैं, ठीक है। जबकि लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, राइट, और गैसेस में और भी ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल इज़ अ सॉलिड कंपोज्ड ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डर्ड रिप्रेजेंटेटिव अरे। क्रिस्टल एक सॉलिड है जो कि किससे बना है? एटम से बना है, आयन से बना है या मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है। इनके एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, एक डेफिनेट पैटर्न होता है जिससे एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है। अब हमने क्रिस्टल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है हमारा अमॉर्फस सॉलिड, राइट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं? जिसमें एटम्स का अरेंजमेंट जो होता है वो कैसा होता है? रेगुलर होता है। कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि मैंने एक क्रिस्टल बना दिया, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो डेफिनेट इनका क्या होगा? रेगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो इनके बीच में जो गैप होता है ना वो भी सेम होता है। तो इस तरह से हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्म, होल्ड आ डेफिनेट एंड फिक्स्ड शेप। डेफिनेट और फिक्स शेप होती है, रिजिड होते हैं एंड इनकम्प्रेसिबल, हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। दे जनरली हैव ज्योमेट्रिक शेप। इनकी कैसी शेप होती है? ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं, ठीक है। एक डेफिनेट शेप होती है। दिस पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए रिपीटिंग पैटर्न ऑफ ए 3D नेटवर्क। दिस नेटवर्क इज़ नोन एज क्रिस्टल लैटिस। वही बात कही है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनको अरेंज किया जाता है रिपीटिंग पैटर्न में, ठीक है। जैसे कि मैंने एक पैटर्न ऐसा बनाया तो दूसरा भी सेम बनेगा, तीसरा भी सेम बनेगा। इस तरह से एक हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्म्ड होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये हमारे डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं। कैसे डायरेक्शन डिपेंडेंट कैसे होते हैं? देखिए, अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो यहाँ पर जो एटम्स होंगे उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो यहाँ पर जो एटम्स होंगी उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की होने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो भी डिफरेंट होगी, सेपरेशन भी इनके बीच में डिफरेंट होगा। इसी वजह से एक ये प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसे हम बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, राइट। अब इससे आगे हम ये देखते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका कैसा होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। कैसे? जैसे कि ये जो है यहाँ पे जो एटम्स हैं वो एक पैटर्न के, यहाँ पे जो एटम्स हैं वो एक पैटर्न के, तो इनको जो टेम्परेचर चाहिए होगा वो भी सेम चाहिए होगा, इनको भी टेम्परेचर सेम चाहिए होगा। तो इनका जो होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड की। एमोर्फस सॉलिड्स कैसे होते हैं? जिनका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, मतलब कि इसमें जो हमारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो इनका इरेगुलर अरेंजमेंट होगा, कोई भी कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हो सकता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं? आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, ये आइसोट्रोपिक होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर तो और भी ज़्यादा रैंडमनेस है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में यहाँ पर थी और यहाँ पर थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो और भी ज़्यादा रैंडमनेस है। तो ये आइसोट्रोपिक क्यों है? ये आइसोट्रोपिक इसलिए है क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो भी हमें सिचुएशन सेम मिलनी है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट एटम्स हैं तो यहाँ पर सेम सिचुएशन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाऊँगी अगर मैं तो यहाँ पर भी मुझे सेम सिचुएशन मिलेगी, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। यहाँ पे भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में सिचुएशन तो सेम ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम मिलेगा। इसी वजह से ये आइसोट्रोपिक है नेचर में, राइट। नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। अब जैसे कि ये एटम है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये एटम डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो इसके लिए डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए, इसके लिए डिफरेंट, इसके लिए डिफरेंट, इसके लिए डिफरेंट, तो इनका कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता।
अब नेक्स्ट देखते हैं एक पॉइंट और कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये हमारे लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर के हमारे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो हमारे शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। एमोर्फस सॉलिड्स कैसे होते हैं? हमारे शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के? देखिए एग्जाम्पल है इसका डायमंड, ठीक है। डायमंड जो होता है वो उसकी हमारी फिक्स्ड एक डेफिनेट पैटर्न होता है, ठीक है। कैसा होता है? डेफिनेट पैटर्न होता है, ठीक है। मेटल्स हो गए, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं क्रिस्टलाइन के। एमोर्फस के क्या है? ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये हमारे एमोर्फस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में अगर डिफरेंस आता है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड के बीच में, तो आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ये हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ये इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स का, इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, ये एनआइसोट्रॉपिक होता है नेचर में, ये आइसोट्रॉपिक होता है, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। अब जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस किस में? एक तो है हमारा पॉली क्रिस्टलाइन और एक है हमारा सिंगल क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्रिस्टलाइन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एंड पॉली क्रिस्टलाइन। अब सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं? मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक क्रिस्टल है, ठीक है। इसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो एक डायरेक्शन में है, कुछ इस तरह से है, ओरिएंटेशन सेम है उनकी, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? इस तरह के क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे? सिंगल क्रिस्टलाइन बोलेंगे, ठीक है। सिंगल क्रिस्टलाइन इन विच द पिरियोडिसिटी और ओरिएंटेशन इज सेम इन होल क्रिस्टल। पूरे क्रिस्टल में अगर एटम्स या मॉलिक्यूल्स की पीरियोडिसिटी या ओरिएंटेशन सेम है तो उस तरह के क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे? सिंगल क्रिस्टलाइन बोलेंगे, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेन बोलते हैं वैसे, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन की। पॉलीक्रिस्टलाइन हमारे कौन से होते हैं? जिसमें जैसे कि हमने बहुत सारे क्या ले लिए? क्रिस्टल्स ले लिए, ठीक है। बहुत सारे क्रिस्टल्स ले लिया अलग अलग तरह के। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं इसमें कुछ एटम्स की डायरेक्शन इस साइड है, कुछ की इस साइड है, कुछ की नीचे है, ठीक है। ओरिएंटेशन कुछ की इधर की साइड है, कुछ ऊपर की साइड है। तो डिफरेंट ओरिएंटेशन है सबकी। देखिए यहाँ पर डिफरेंट ओरिएंटेशन है। तो इस तरह के क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं? पॉलीक्रिस्टलाइन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे ग्रेन होते हैं और ये हमारी जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मैंने एमोर्फस सॉलिड्स की डेफिनेशन वगैरह लिख रखी है, तो ये आप देख लेना कि एमोर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है और रिजिड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें जो पीरियोडिसिटी है या मतलब कि लैक ऑफ फिक्स्ड शेप की मतलब कि लैक होता है, ठीक है। दे डू नॉट हैव अ जियोमेट्रिक शेप, इनकी जियोमेट्रिक शेप नहीं होती, सो दे आर नॉन क्रिस्टलाइन। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर डू नॉट फॉर्म, ये 3D लैटिस स्ट्रक्चर भी फॉर्म नहीं करते। एग्जाम्पल क्या हो गए इसके? ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब बात करते हैं लैटिस की। लैटिस क्या होता है? बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं लैटिस का। मान लीजिए ये क्लासरूम है, ठीक है। ये क्लासरूम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हैं कुछ कुछ चेयर्स रखी हैं, ठीक है। तो ये जो चेयर्स हैं ये क्या बना रहे? एक स्ट्रक्चर, एक जो है अरेंजमेंट फॉर्म कर रहे हैं, एक डेफिनेट मतलब कि इनका रेगुलर अरेंजमेंट है। जैसे कि ये है, ये इससे जो है फिक्स्ड डिस्टेंस पर है, ये इससे फिक्स्ड डिस्टेंस पर है, मतलब कि सेम डिस्टेंस पर है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस, ठीक है। ये जो चेयर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? लैटिस। ये फिक्स्ड डिस्टेंस पर जो हैं रखी हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? हम लैटिस बोलते हैं। अगर मैं बेसिस, अब बेसिस क्या होता है? अगर मैं इन पर, अगर इस चेयर पर एक स्टूडेंट आकर बैठ जाए, इस पर भी एक आके, सभी चेयर्स पर स्टूडेंट्स आकर बैठ जाएं, तो जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिस। अब इसको हम सॉलिड में समझ लेते हैं। सॉलिड में कैसे समझेंगे? कि हर एक लैटिस पर अगर हम बेसिस, अगर हम एटम्स रख दें, ये लैटिस है, ये लैटिस है, ये लैटिस है, ये लैटिस है, ठीक है। इनको हम लैटिस साइट बोलते हैं। अगर हर एक लैटिस पर अगर हम एटम्स को रख दें तो ये क्या बनाता है?
एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड करता है। मतलब कि लैटिस और बेसिस दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो लैटिस क्या है, इट इज़ अ इनफाइनाइट रेगुलर अरेंजमेंट। इनफाइनाइट तक होता है, कि कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक अरेंजमेंट होता है पॉइंट्स का 3D में, इन विच एवरी लैटिस पॉइंट हैज़ आइडेंटिकल सराउंडिंग। मतलब ये आइडेंटिकल सराउंडिंग होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने एक रेफरेंस एटम ले लिया है ये, ठीक है। अब इसके जो है आइडेंटिकल, इसकी जो सराउंडिंग है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। ये भी फिक्स्ड डिस्टेंस पर है, ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, तो इनका जो है एक क्या होना चाहिए, सराउंडिंग जो है आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। ये क्या है, हमारी लैटिस है। अगर इन लैटिस पर मैं एटम्स को प्लेस कर दूं तो ये क्या बन जाती हैं, इनको एटम्स को क्या बोलते हैं, फिर बेसिस बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। लैटिस प्लस बेसिस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड करते हैं। देखिए, लैटिस प्लस बेसिस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जो बेसिस हैं, बेसिस की डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस में बी अ सिंगल और अ ग्रुप ऑफ एटम। जो बेसिस है वो सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है एटम्स का। व्हेन बेसिस इज अटैच्ड आइडेंटिकली टू एवरी लैटिस पॉइंट टू अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। ठीक है, देन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। अगर हर बेसिस इज अटैच टू एवरी लैटिस, अगर हर बेसिस को, मतलब ये बेसिस जो है हर लैटिस पर अगर हम अटैच कर दें तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये देखिए, ये हमारी लैटिस है, ये हमारे बेसिस हैं। हर लैटिस पर हमने एक एक बेसिस रख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो गया है, फॉर्म्ड हो गया है। यूनिट सेल क्या है, द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ अ crystal lattice which when repeated again and again in different direction in space form the entire crystal lattice। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है किसी भी क्रिस्टल की, ठीक है, ये पूरा हमारा क्रिस्टल है, इसकी जो स्मॉलेस्ट फिगर जो है उसको क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, इससे भी एक छोटी यूनिट सेल होती है जिसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट ये हमारी छोटी नहीं होती। प्रीवियस क्लासेस में हमें यही पढ़ाया गया है कि जो क्रिस्टल की जो सबसे छोटी सेल होती है वो यूनिट सेल होती है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इससे भी छोटी है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ठीक है, अगर हमें यूनिट सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द क्रिस्टल। यूनिट सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है क्रिस्टल का। ठीक है, यूनिट सेल वैसे एक्चुअल में क्या है, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स का क्या है, एक पैटर्न है जो कि रिपीट होता है, क्या बनाने के लिए, पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने एक यूनिट सेल ले ली है तो हम इसको बार बार रिपीट करते जाएंगे और रिपीट करते करते, मतलब कि इसके चारों तरफ रिपीट करते जाएंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं क्रिस्टल का, राइट। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है यूनिट सेल का तो वो हम किस तरह निकालेंगे, A.B क्रॉस C 3D में इस तरह निकलेगा। अगर हमें एरिया कहीं निकालने के लिए तो A क्रॉस B, इस तरह से हम 2D में एरिया निकालेंगे। ठीक है, ये बाद की बात है, इन्हें हम बाद में समझेंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, देखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल ऑफ स्मॉलेस्ट एरिया वॉल्यूम। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल होती है, उसका जो स्मॉलेस्ट एरिया या स्मॉलेस्ट वॉल्यूम क्या दो, वही हमारी क्या होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है। क्या, यूनिट सेल का स्मॉलेस्ट एरिया या वॉल्यूम, वही हमारा क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है। अब ये भी यूनिक नहीं होती। यूनिक कैसे, जैसे कि हमारी यूनिट सेल होती हैं वो भी यूनिक नहीं होती। अब इसको हम किस तरह समझ सकते हैं, देखो मैं पहले यूनिट सेल को बता देती हूँ। ठीक है, ये मैंने एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लिया है। कुछ इस तरह, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो चला लेना। अब देखिए, मैं एक यूनिट सेल इस तरह बना सकती हूँ। ठीक है, एक यूनिट सेल मैं इस तरह बना सकती हूँ। ठीक है, एक यूनिट सेल हमारी इस तरह भी बन सकती है। एक यूनिट सेल कुछ इस तरह भी बन सकती है। ये थोड़ा अरेंजमेंट थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो इसको देख लेना, ठीक कर लेना। ठीक है, एक इस तरह भी मिल सकता है,
और एक इस तरह भी बन सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की मैंने यूनिट सेल बना दी है। तो यूनिट सेल यूनिक नहीं होती, ठीक है। इसी तरह जो हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं वो भी यूनिक नहीं होती, ठीक है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे, देखो, डिफरेंट प्रिमिटिव यूनिट सेल आर पॉसिबल, डिफरेंट तरह की प्रिमिटिव यूनिट सेल पॉसिबल हैं, बट एरिया ऑफ ईच डिफरेंट प्रिमिटिव सेल इज सेम। लेकिन जो एरिया है हर डिफरेंट प्रिमिटिव सेल का वो सेम होना चाहिए, बट एटलीस्ट वन सेम लैटिस साइट। लेकिन एक जो है कम से कम एक तो लैटिस साइट सेम होनी चाहिए। अब ये कैसे समझे, देखो, ये हमारा एक हमने यूनिट सेल, एक हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल इस तरह बनाई है और एक इस तरह बनाई है। यहाँ पर ए वेक्टर सेम है, ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा सी वेक्टर है। तो यहाँ पर देखो कम से कम एक तो हमारी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया ना, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये दोनों सेम है थोड़ी थोड़ी। तो ये जो है कम से कम एक तो लैटिस सेम होनी चाहिए, और इसका अगर हम एरिया निकालेंगे वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। इस तरह के डिफरेंट प्रिमिटिव सेल्स क्या है पॉसिबल है, जिनका एरिया सेम हो और कम से कम एक लैटिस साइट जो है वो सेम हो। अब क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी डिफरेंट प्रिमिटिव यूनिट सेल आर पॉसिबल इन 2D स्क्वायर लैटिस, कि कितनी प्रिमिटिव यूनिट सेल पॉसिबल हैं 2D स्क्वायर लैटिस में। तो 5 प्रिमिटिव यूनिट सेल पॉसिबल है। कैसे, देखो, एक तो ये हो गई, ठीक है, दूसरी ये हो गई, ठीक है, तीसरी ये हो गई, एंड चौथी ये, एंड पांचवी ये, ठीक है। इस तरह से हमारी 5 प्रिमिटिव यूनिट सेल पॉसिबल है। अगर इससे भी अलग कुछ हो तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन 5 ही प्रिमिटिव यूनिट सेल पॉसिबल हैं, ठीक है। अगर हम इसका एरिया निकालें फर्स्ट वाली का, तो वेक्टर A1 जो है किसके बराबर है, ए आई कैप के, ठीक है। A2 किसके बराबर है, ए जे कैप के, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ठीक है। तो अगर मैं एरिया निकालूँ प्रिमिटिव यूनिट सेल का, तो क्या होगा, वो A1 वेक्टर इंटू A2 वेक्टर है ना, क्रॉस A2 वेक्टर, कितना आएगा, A स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, A स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेकंड वाले का निकालें, सेकंड वाला ये है, ठीक है। जब देखो ये हमारा 90 है ना, ये हमारा 19 है, और ये हमारा साइड A है, ये 90 है, ये साइड क्या है, A ही तो है, ठीक है। हमें इसका देखना है, तो ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। ये A है, ये साइड क्या है, A है, और ये साइड A है, तो ये वाली साइड क्या होगी, ये वाली साइड नहीं निकाल सकते हम, तो ये वाली साइड क्या होगी, √2a होगी, ठीक है। तो इससे हमने क्या निकाल लिया, ये वाला एरिया निकाल लिया। तो ये भी क्या आया, एरिया सेम आया है, ठीक है। तो एरिया सेम है, लेकिन क्या है, इसमें भी एक सेम है, इसमें भी एक लैटिस साइड सेम है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या हैं, पॉसिबल्स हैं। अब आते हैं लैटिस वेक्टर पर। लैटिस वेक्टर क्या होता है, रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ बेसिस इन लैटिस। ये क्या करता है, बेसिस की पोजीशन बताता है लैटिस में। कैसे, जैसे कि एक मैं इस तरह बना देती हूँ, ठीक है। तो जब मैं 2 एटम्स या 2 बेसिस को जोड़ूंगी तो वो उनकी क्या बताता है, ये पोजीशन बताता है लैटिस में। क्या, लैटिस वेक्टर। ये हमारा एक तरह से ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर है, तो ये क्या है, हमारा एक लैटिस वेक्टर है, ठीक है। ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या होता है, ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या होता है, जैसे कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो अगर हम इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालें तो वो ही क्या होता है, हमारा ट्रांसलेशनल वेक्टर होता है। कैसे, जैसे कि हमें ये पॉइंट, ये वाला बेसिस और ये वाला बेसिस जो है क्या करने हैं, ट्रांसलेट करने हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रांसलेशनल वेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम इसे किस तरह लिखेंगे, फिर मान लीजिए ये 2a है, ये 3b है, तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, t = 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है t = n1a वेक्टर प्लस n2b वेक्टर प्लस n2c वेक्टर, ये होती है 3D में। और t = n1a वेक्टर प्लस n2b वेक्टर, ये होती है हमारी 2D में, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर विच कनेक्ट्स एनी 2 बेसिस। ये एक वेक्टर है जो कि 2 बेसिस को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। ये क्या है, एक वेक्टर है जो कि 2 बेसिस को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, हमारे जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स का, एमोर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं,
ठीक है, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और इनका नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये हमारे दो टाइप्स में क्लासीफाई किया हमने, पॉली क्रिस्टलाइन में और सिंगल क्रिस्टलाइन में। सिंगल क्रिस्टलाइन में जिसमें हमारी ओरिएंटेशन या पीरियोडिसिटी क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, और पॉली क्रिस्टलाइन में क्या होते हैं, काफ़ी सारे क्रिस्टल्स होते हैं और उनमें जो है एटम्स की जो ओरिएंटेशन या पीरियोडिसिटी है वो डिफरेंट होती है। तो इस तरह के हम क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन बोलते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स कैसे होते हैं, हमारे शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, ये हमारे लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। एक हमने ये पढ़ा है कि हमें जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है वो लैटिस प्लस बेसिस से फॉर्म्ड होता है। लैटिस क्या होता है, इनफाइनाइट अरेंजमेंट होता है एटम्स का इन ए डेफिनेट पैटर्न। ठीक है, डेफिनेट पैटर्न में इनफाइनाइट अरेंजमेंट होता है इसका पॉइंट्स का जिसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। और उन लैटिस पर अगर हम एटम्स को रख दें तो उन एटम्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। और लैटिस प्लस बेसिस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा है कि यूनिट सेल क्या होती है, ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसको हम अगर रिपीट करें, किसी भी यूनिट सेल को अगर हम रिपीट करते चले जाएं तो हमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसलिए हम इससे क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट एरिया या वॉल्यूम किसका, यूनिट सेल का। स्मॉलेस्ट एरिया या वॉल्यूम यूनिट सेल का जो होता है वही हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल होती हैं। और डिफरेंट प्रिमिटिव यूनिट सेल पॉसिबल है, लेकिन उनमें कंडीशन क्या है कि उनका जो एरिया है वो सेम होना चाहिए और वन लैटिस जो कम से कम एक लैटिस साइड जो होनी चाहिए वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, ट्रांसलेशन वेक्टर पढ़ा है। वो क्या करता है, दो बेसिस को कनेक्ट करने का काम करता है। जो ट्रांसलेशन वेक्टर होता है जो कि हमारा T=N1A वेक्टर प्लस N2B वेक्टर ये होता है। ठीक है, 2D में और 3D में हमारा N3C वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर होता है। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इसकी जो फ़ोटोज़ हैं वो आपको मेरी शॉर्ट वीडियोज़ में मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।